एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है 12 अगस्त 2022 को एसएससी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नोटिस रिलीज कर दिया गया है। तो उसी नोटिस के बारे में आज की वीडियो में हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कवर अप करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2022 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएससी के द्वारा, उसके बारे में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने समराइज्ड किया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है ssc.nic.in, इस वेबसाइट के ऊपर 12 अगस्त 2022 को यह नोटिस जो है आपका अपलोड किया गया है। नोटिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर की आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली जा रही है। कौन कौन सी ब्रांच में? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? और एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2022 का आपका ये एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया है कि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, इन ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे जो इन्होंने बोला है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी जो डेट यहाँ पे इन्होंने दी है भाई 12 अगस्त 2022 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। क्लियर? और 2 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखोगे तो नेक्स्ट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लियर? मतलब जो लास्ट डेट आपकी है वो 2/9/2022 आपकी है। क्लियर? लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर मैं ऑफलाइन चालान की यहाँ पे बात करूं तो भाई वो भी लास्ट डेट आपकी क्या है? 2/9/2022 आपकी है। क्लियर? लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन फी पेमेंट का जो लास्ट डेट इन्होंने बोला है वो 3/9/2022 आपका है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान। अगर मतलब चालान के थ्रू अगर आप क्या कर रहे हो, पेमेंट अगर आप कर रहे हो, तो इसकी भी जो लास्ट डेट है आपकी 3/9/2022 है। क्लियर? डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। क्लियर? मतलब अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपसे, क्लियर, तो जो करेक्शन वाली विंडो आपकी रहेगी वो 4/9/2022 तक आपकी ओपन रहेगी और 4/9/2022 तक आप पेमेंट भी कर सकते हो, करेक्शन का पेमेंट। क्लियर? और अगर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो सीबीटी आपका पेपर यहाँ पे होगा, क्लियर, वो आपका यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव मंथ डाल के रखा हुआ है कि नवंबर 2022 में आपका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम कराएंगे, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल ऑफ पेपर 2, मतलब जो आपका कन्वेंशनल पेपर होता है, तो कन्वेंशनल पेपर की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कि ये बाद में नोटिफाइड करेंगे कि कन्वेंशनल पेपर आपका किस डेट में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्म की डिटेल्स हो गई है, डेट्स की डिटेल हो गई है। ठीक है, तो 12 तारीख से आपका यहाँ पे जो पेमेंट मतलब फॉर्म है आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो एग्जाम आपकी है जूनियर इंजीनियर की एग्जाम है, इसकी सैलरी और ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्लियर? ऑल ओवर इंडिया में आपकी ये एग्जामिनेशन जो है जूनियर इंजीनियर की आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। क्लियर? और ब्रांचेस की मैंने आपको बता दी है, ब्रांचेस आपकी क्या रहने वाली। सबसे पहले आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ये आपके कैंडिडेट जो होंगे, इन ब्रांच के कैंडिडेट जो होंगे वो इस एग्जाम में एलिजिबल रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे ग्रेड पे की बात करूं, क्लियर, और पोस्ट की भी साथ में बात करूं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, सर किस ग्रेड की पोस्ट है। तो भाई सबसे पहले तो ये एसएससी वाली जो वैकेंसी आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी है। क्लियर? किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी आई हुई है। और ग्रुप बी की आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। क्लियर? कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको? ग्रुप बी की आपको पोस्ट यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? लेकिन ग्रुप बी की जो पोस्ट आपकी होगी वो नॉन गजेटेड रहेगी। क्लियर?
अब गजेटेड और नॉन गजेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आप 11th-12th में होगे और आप कोई फॉर्म वगैरह भरते होगे तो उस टाइम पे वेरीफाइड कराने पड़ते हैं आपको डॉक्यूमेंट, क्लियर। तो जो रहते हैं ना, जैसे आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, स्कूल के प्रिंसिपल के पास चले जाते हो, अपनी सील लगा देते हैं, क्लियर, वो आपके गजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी की पोस्ट मिलेगी, नॉन गजेटेड पोस्ट मिलेगी, क्लियर। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला, इन लेवल 6, क्लियर, मतलब 35,400 से 1,12,400 तक आपका पेमेंट हो सकता है, क्लियर क्लियर। और जो यहाँ पे मैट्रिक्स आपका रहेगा 7 सेंट्रल पे कमीशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। सैलरी की अपन ने बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका बीआरओ डिपार्टमेंट है। अब बीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट आपकी निकलेंगी। फिर आपका सीपीडब्ल्यूडी होता है, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर इन्होंने जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में बोला है कि भाई सिविल का जूनियर इंजीनियर मुझे रिक्वायर्ड है और इलेक्ट्रिकल का है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर सिविल और मैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नवल्स जो आपका है, इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट आपका एफबीपी जो आपका होता है, फराक्का बैराज प्रोजेक्ट जो आपका रहता है एफबीपी, इसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों की वैकेंसी रहेंगी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इसकी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ये तीनों वैकेंसी आपकी रहेंगी। और नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसकी अगर मैं बात करूं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन तीनों की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट हो गए हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, ठीक है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स आपके हो गए। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन एज लिमिट की यहाँ पे बात करते हैं कि क्या एज लिमिट है। तो भाई एज लिमिट तो इन्होंने डेट भी देके रखा 1/1/2022 तक का इन्होंने काउंटिंग लिया है। अगर सारे डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो सभी डिपार्टमेंट में आप अप टू 30 इयर्स, क्लियर, अप टू 30 इयर्स आप यहाँ पे इन्होंने एज को मांगा है। अप टू 30 इयर्स आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एज रिलैक्सेशन का, क्लियर, एज रिलैक्सेशन का बोला है। तो एज रिलैक्सेशन का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, जैसे एससी और एसटी 5 ईयर, ओबीसी 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एंड एसटी 15 इयर्स, एक्स सर्विसमैन ईएसएम 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ disturbed area and released as a consequence thereof, क्लियर। इसके लिए इन्होंने 3 ईयर बोला है। और नेक्स्ट आपका ये सेम है SC/ST के लिए इन्होंने बोला है 8 इयर्स बोला है, क्लियर। तो ये आपके एज क्राइटेरिया हो गए हैं, एज रिलैक्सेशन आपका हो गया है यहाँ पे। अगर आप इन कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा बियॉन्ड द अपर लिमिट, ठीक है। बियॉन्ड द अपर लिमिट आपका क्या होगा, यहाँ पे आप को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें तो ये कहां तक काउंट करने वाले हैं, 2/9/2022 तक इसको काउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इस डेट तक आपका डिप्लोमा या डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे काउंटिंग में रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जैसे कि बीआरओ की अगर मैं बात करूं तो बीआरओ के अंदर इनका अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इनका बोलना चाह रहा हूं क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने बोला है या तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ इन्होंने बोला है कि 2 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, बीआरओ में एक चीज और आपको याद रखना है, बीआरओ में
सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर, ये इन्होंने क्लॉज भी इसके अंदर डाला हुआ है, फीमेल कैंडिडेट बीआरओ में फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही बीआरओ में अप्लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका बीआरओ की ही बात कर रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो अब इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपके पास या तो डिप्लोमा और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर, मतलब डिप्लोमा के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, डिग्री के साथ इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सीपीडब्ल्यूडी में अगर मैं बात करूं तो सीपीडब्ल्यूडी में सिविल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है तो इन्होंने डिप्लोमा यहाँ पे मांगा है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो भाई डिप्लोमा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मांगा है। सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं या मैकेनिकल की बात करूं तो भाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इस डिपार्टमेंट में सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, तीनों की वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है, तो आपके पास तीनों का जो भी है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे डिप्लोमा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कमीशन, तो इसमें सिविल के लिए तो सिविल के लिए आपका डिग्री या डिप्लोमा दोनों ही चीजें इन्होंने बोला है यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन, तो मैकेनिकल की बात की तो मैकेनिकल में डिग्री या फिर डिप्लोमा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, इसमें मैकेनिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए, अगर डिप्लोमा आपके पास है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा के साथ साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एफवीपी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं सिविल के लिए इन्होंने डिप्लोमा बोला है, एफवीपी प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा बोला है, मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने क्या बोला है, डिप्लोमा बोला है कि भाई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस एफवीपी जो आपका प्रोजेक्ट है, क्लियर, एफवीपी जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। क्लियर, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप सिर्फ इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्लियर, तो ये आपके पास नहीं मांगा है। नेक्स्ट 15th नंबर की अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करूं, एमईएस में बात कर रहा हूं, अगर आपके पास डिग्री है सिविल में, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस भी इनने किसका मांगा है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क में आपने प्लानिंग का काम किया हो, एग्जीक्यूशन का काम किया हो या फिर मेंटेनेंस का काम किया हो तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं एमईएस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो सेम है भाई, डिग्री होना चाहिए, डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा, डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस में आपके पास होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका एनटीआरओ की अगर मैं बात करूं तो एनटीआरओ में सिविल के लिए डिप्लोमा इन्होंने बोला है, एनटीआरओ में इलेक्ट्रिकल के लिए भी इन्होंने डिप्लोमा बोला है और एनटीआरओ में मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने डिप्लोमा बोला है। मतलब एनटीआरओ डिपार्टमेंट के अंदर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पे आपका ये जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज वाला है तो इसके अंदर भी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों में डिप्लोमा मांगा है, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। क्लियर। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर आए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं एमपीसीजी जोन की बात करूं, क्लियर, मध्य प्रदेश रीजन और छत्तीसगढ़ आपका जो रीजन लगता है, एमपीआर की अगर मैं बात करूं एमपीआर रीजन, तो एमपीआर रीजन के अंदर जो आपके सेंटर मिलेंगे, एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन। क्लियर, ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। क्लियर। तो मोस्टली तो आप अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो तो जनरली एमपी में अगर मैं बात करूं तो ये आपका जैसे भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, सतना आपका हो गया, उज्जैन आपका हो गया, जबलपुर आपका हो गया। क्लियर। तो ये आपके एमपीआर रीजन के लिए क्या हो गए हैं, एग्जाम सेंटर आपके हो गए हैं। ठीक है। बाकी आप ऑफिशियल नोटिस को भी देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर किया हुआ है, या फिर आप ssc.nic.in
कि वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो। क्लियर? तो बाकी अदर रीजन्स के लिए भी आपको एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम सेंटर्स आपको पता चल जाएंगे। क्लियर? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी स्कीम क्या रहने वाली है। तो स्कीम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो स्कीम इनकी चली आ रही थी वही सेम स्कीम रहने वाली है। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा, और आप हमेशा से जानते हो कि जो पेपर 1 हमारा होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। मतलब इसमें आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो जनरल रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट आपका हो गया, जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, और जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल, और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल। क्लियर? जिस भी ब्रांच से आप फॉर्म को फिल करोगे उस ब्रांच के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब पेपर 1 जो आपका होता है वो 200 क्वेश्चंस का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 200 आपके मार्क्स रहेंगे। इसमें आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशन मिलेगी, मतलब 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है? जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर लोगे, क्लियर, अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका पेपर 2 होता है, और ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, मतलब कन्वेंशनल होता है। ठीक है? तो कन्वेंशनल आपका होता है, तो कन्वेंशनल में अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। मतलब इसमें कोर आपका ब्रांच का पूछा जाएगा, सिविल का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल का पूछा जाएगा, और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का पूछा जाएगा। क्लियर? इसके लिए भी आपको जो समय यहाँ पे मिलेगा वो 2 आवर्स का समय मिलेगा। क्लियर? 2 घंटे के अंदर आपको ये मेंस का पेपर लिखना है। कहने का मतलब ये है कि भाई टोटल 6 क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका होता है, तो 300 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा। 60 नंबर का आपका होता है, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? अगर अब यहाँ पे बात करूं तो ये तो 2-2 घंटे का हो गया भाई, आप नॉर्मल हो। अगर कोई डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करें तो आप जब देखोगे जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, उसमें जो ये पैरा लिखा हुआ है 10.1 और 10.2, तो जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्लियर? 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। क्लियर? तो एग्जामिनेशन की जो स्कीम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सेम आपका पेपर होने वाला है जैसा कि प्रीवियस ईयर में होता था। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग भी आपका यहाँ पे रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा जो एग्जाम में वो रहेगा 0.25 मार्क्स का। क्लियर? मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका इतना नंबर काट दिया जाएगा। कहने का मतलब है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। क्लियर? तो ये नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपका पॉइंट हो गया। मतलब पेपर 1 जो आपका होगा उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पेपर 1 क्वालिफाई आपको करना है, तो अगर पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बोले हैं। क्लियर? और दोनों ही पेपर में, भाई ये पेपर 1 हो गया और ये आपका पेपर 2 हो गया। क्लियर? दोनों ही पेपर में अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 30%, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 25%, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 20% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए पेपर 1 में और पेपर 2 में। एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का प्री प्लस मेंस का ऑफलाइन बैच चल रहा है। क्लियर? मतलब स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप कॉल करके और इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हो। ठीक है? और अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे और बच्चों की जैसी ही नीड आती है तो हो सकता है कि हम ऑनलाइन मोड में भी इसका एक बैच स्टार्ट करें। क्लियर? मतलब कि 2 मंथ का क्रैश कोर्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है?
2 मंथ का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम डेट जो हमारी आई हुई है, नवंबर में हमारा पेपर होने वाला है। क्लियर? और मैं पहले से आपको बता दूं, जिस दिन से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो उस दिन से आपकी मेंटेलिटी मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री तो पेपर सिंपल होता है, क्लियर, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। एक अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करो और पेपर को दोगे तो आप पेपर को जरूर क्वालिफाई कर लोगे। इंपोर्टेंट मेंस है, मेंस का पेपर निकालना है तो पहले दिन से ही आपको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। ठीक है? तो नया बैच ऑफलाइन मोड में चल रहा है। अगर आप इंक्वायरी चाहते हो तो ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके आप और डिटेल्स ले सकते हो। थैंक यू।